मैं रामविलास जी के बारे में बता रहा था आप लोगों को कि रामविलास जी का जो कार्य है, अगर हिंदी नवजागरण के क्षेत्र में देखा जाए, बातचीत को मैं थोड़ा स्पीड में रखना चाहूँगा, करेक्शन यहाँ थोड़ा सा पुअर है। उन्होंने जैसे भारतेंदु पर दो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र करके उन्होंने पहले लिखा, फिर दूसरी पुस्तक उन्होंने लिखा भारतेंदु युग। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम की जो पुस्तक है उसको उन्होंने बढ़ा के, उसको परिमार्जित करके उन्होंने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं। ये 1984 के आसपास उन्होंने इस पुस्तक को परिमार्जित किया। और इसके पहले उन्होंने एक किताब लिखा प्रसाद द्विवेदी। पंखा तो नहीं बंद हो सकता मित्र, क्योंकि कहीं पंखा है, दूसरा ठीक नहीं है, और कॉलेज में इन्वर्टर चल रहा है, बड़ी गर्मी है। दूसरी जो पुस्तक उन्होंने लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसके बाद हिंदी नवजागरण जो जिसमें बहुत व्यापक किया, पुस्तक का नाम है भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश। और उसके बाद एक किताब उनकी है लोक जागरण और हिंदी साहित्य। रामविलास बिंदुओं पर बातचीत करूंगा, 3-4-5 बिंदुओं पर। पहला तो हिंदी नवजागरण के क्षेत्र में जो वो लोक जागरण की परिकल्पना करते हैं, संकल्पना करते हैं, उसकी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य को एक वो व्यापक दायरों में देखते हैं, 1000 वर्ष के इतिहास के दायरों में देखते हैं। वो रामचंद्र शुक्ल जी की तरह उससे आगे बढ़ के रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे खंड खंड में चीज़ों को विभाजित किया था। रामविलास जी थोड़ा सा अलग नजरिया रखते हैं। हालांकि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही परंपरा के लेखक मानते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी आलोचना है उसका वो विस्तार करते हैं। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनकी जो 5 प्रमुख कृतियों को माना जा सकता है। जिन 5 प्रमुख रचनाकारों पर उन्होंने विस्तार से काम किया, उतना विस्तार से दूसरा कोई हिंदी का आलोचक नहीं किया। उसमें पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है, दूसरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का आता है, तीसरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है, चौथा नाम प्रेमचंद जी का आता है, और 5वां नाम जिस पर उन्होंने इतना विस्तार से काम किया कि लोगों का कहना है कि हिंदी साहित्य में ही नहीं अपितु भारतीय या यूरोपीय साहित्य में भी किसी रचनाकार पर इतना ज़्यादा काम कोई शायद दूसरा लेखक या आलोचक किया हो, कोई नाम नहीं आता। क्योंकि उन्होंने निराला पर जो काम किया वो लगभग 1000 पृष्ठ से ऊपर का काम किया। 1000 पृष्ठ से ऊपर किसी कवि पर लिखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। और उन्होंने पहले निराला नाम की पुस्तक ही लिखी, बाद में निराला की साहित्य साधना भाग 1, भाग 2, भाग 3 उन्होंने विस्तार से लिखा। और भाग 1 में निराला जी की जीवनी है, भाग 2 में उनके साहित्य और दर्शन संबंधी विचार है, और भाग 3 में एक लंबी भूमिका के साथ उनके सभी मित्रों और दूसरे लेखकों के साथ पत्र व्यवहार। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने मुख्य टॉपिक पर आता हूँ। एक तरह से इस मुख्य टॉपिक का इसको पृष्ठभूमि के रूप में आप देख सकते हैं।
एक तरह से जो हिंदी नवजागरण की संकल्पना है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामविलास शर्मा जी ने प्रस्तुत की। शर्मा जी ने अब देखा जाए कि वह हिंदी साहित्य को किस तरह से, किस दृष्टि से देखने के पक्षपाती हैं। पहले तो भक्त काल के कालखंड को वो निर्गुण, सगुण और रामाश्रयी, आश्रयी, ज्ञानाश्रयी धारा पक्षपाती नहीं है। जैसे हिंदी नवजागरण का नाम जो है देखा जाए तो हिंदी के क्षेत्र में सबसे पहले राहुल सांकृतिक के द्वारा सामने आता है, जब वो अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हैं। जब वो पहले काल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं, दूसरे कालखंड को सूफी कालखंड कहते हैं, तीसरे भक्ति काल को, उसके बाद उसी क्रम में आधुनिक काल को वह नवजागरण काल नाम देते हैं। और लेकिन उस पुस्तक में आधुनिक काल को वो नवजागरण काल तो नाम देते हैं, लेकिन उस पुस्तक में नवजागरण के संदर्भ में वो कोई बातचीत नहीं करते। केवल वो एक तरह से सूफी काव्य पर ही, सिद्ध सामंत काल पर ही अपनी बातचीत करते हैं। रामविलास जी की भूमिका यह है कि अब हिंदी नवजागरण को जो उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें आप ये देखिए कि नवजागरण की, जैसे नवजागरण किसको कहते हैं? नवजागरण के पहले पुनर्जागरण माना जाता है। नवजागरण को नई चेतना भी कह सकते हैं, नवजागरण को समाज सुधार भी कह सकते हैं, नवजागरण को प्रबोधन काल भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये मान सकते हैं कि हिंदी प्रदेश या अन्य प्रदेशों में या देश में जो भी सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चले उसे आप नवजागरण कहते हैं। अब रामविलास जी मानते हैं कि हिंदी में जो लोक जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, पहले नवजागरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह कहते हैं कि वह सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से उसकी शुरुआत हुई। चूंकि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत को विभिन्न इतिहासकारों ने, समाज वैज्ञानिकों ने अलग अलग रूपों में उसे देखा, माना, समझा। रामविलास जी उसको अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि हिंदी नवजागरण पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वह सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ही प्रभाव पड़ा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को वह केवल सिपाही विद्रोह या गदर विद्रोह तक सीमित नहीं रखते, वह उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो हिंदी नवजागरण पर जो प्रभाव पड़ा, एक तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव पड़ा और दूसरा प्रभाव बंगाल के नवजागरण का पड़ा, क्योंकि हिंदी क्षेत्रों में नवजागरण के पूर्व बंगाल में नवजागरण की प्रक्रिया घटित हो चुकी थी। लेकिन बंगाल का जो नवजागरण है और जो हिंदी प्रदेश का नवजागरण है, उन नवजागरण के प्रवृत्तियों में मौलिक भेद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस बात को मानते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि चूंकि नवजागरण के पहले जो लोक जागरण
होता है वह लोक जागरण कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, रसखान, रैदास, ये जो भक्ति काल के कवि हैं, इन कवियों के, इन संत कवियों के द्वारा किया जाता है। हालांकि हिंदी नवजागरण की प्रक्रिया में, लोक जागरण की प्रक्रिया में, वह कहते हैं कि आप मान सकते हैं कि जो विद्यापति का साहित्य है, जो गोरखनाथ का साहित्य है, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी का साहित्य है, उस क्रम में वो कहते हैं कि जो सेनापति का साहित्य है, जो घनानंद का साहित्य है, ये इससे लगाए हुए आप आधुनिक काल की एक लोक धारा को मानते हैं, एक परंपरा इसको मानते हैं, और दूसरी परंपरा वो मानते हैं कि जो अपभ्रंश का साहित्य है, जो रीतिकालीन साहित्य है, जिसमें खास तौर से बिहारी हैं, देव हैं, ठाकुर हैं, बोधा है, इस धारा को ये दूसरी धारा मानते हैं, उसको दरबारी धारा के अंतर्गत मानते हैं। और जो पहली धारा का चर्चा हमने किया उसे वो लोक धारा के अंतर्गत मानते हैं। तो लोक जागरण को वो कहते हैं कि चूंकि उस दौर में कहते हैं कि जो भक्ति काल है, जिसको रामविलास जी लोक जागरण का नाम देते हैं, उस लोक जागरण में जितना जाति और धर्मों की कुरीतियों पर, व्याचारों पर, धर्म के आडंबरों पर, छुआछूत पर जितना प्रकाश भक्तकालीन कवियों द्वारा डाला गया, उतना उसके बाद आधुनिक कवियों के द्वारा भी नहीं डाला गया। और कहते हैं कि आप लोक जागरण के काल को आप वो दो भागों में बांट के देखते हैं, एक आत्मपरक, एक समाज। आत्मपरकता में वो भक्ति की भावना है, अब उनके अपने अपने ईश्वर हैं, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था है, चाहे वो राम के पृष्ठ के प्रति हो, चाहे कृष्ण के प्रति हो, चाहे किसी ईश्वर या ब्रह्म के प्रति हो, वो एक गहरी आस्था है। दूसरी तरफ समाज की जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, व्याचार है, छुआछूत है, भेदभाव है, आडंबर है, ये सारी चीजों को पर भी जो है बहुत जबरदस्त और गहरा प्रभाव दिखलाई पड़ते हैं, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको स्वाधीन चिंता का विकास कहते हैं, सहज विकास कहते हैं। भारतीय चिंताधारा का सहज और स्वाधीन विकास आचार्य हजारी प्रसाद जी इसको द्विवेदी जी मानते हैं। तो रामविलास जी की सबसे बड़ी स्थापना जो है नवजागरण के संदर्भ में, उसमें वो कहते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के फलस्वरूप ही नवजागरण की चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि उसके पहले इस तरह की बात करने वाले लेखक आलोचक नहीं थे। आप जानिए कि रामविलास जी हिंदी बिल्कुल पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने, वीर भारत तलवार ने, शिशुर ने, कई लोगों ने हिंदी नवजागरण पर काम किया है। चूंकि मुझे केंद्रित रखना है डॉक्टर रामविलास शर्मा के नवजागरण संबंधित कामों पर, तो हालांकि हमने इन लोगों को पढ़ा है, तलवार जी को भी पढ़ा है, सक्सेना जी को भी पढ़ा है, ग्रामीण शिशुर को भी पढ़ा है, लेकिन हिंदी नवजागरण की प्रस्थापना या संकल्पना को रामविलास जी जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, वो दो चार पॉइंट बताना मेरा इसमें उद्देश्य है। कहते हैं कि 1857 के संघर्ष के परिणाम स्वरूप चीजें जो है सामने आती है। आवाज जा रही होगी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। जैसे अब बंगाल नवजागरण, वो कहते हैं कि जैसे कल्पना है, इसमें आप देखिए कि जो बंगाल का नवजागरण है, चाहे महाराष्ट्र का नवजागरण है,
ये हिंदी नवजागरण से करीब 3-4 दशक आगे चल रहा था। और कहते हैं कि अगर भारतीय नवजागरण में अलग अलग नवजागरण को केंद्र में रखकर बातचीत करें तो बंगाल के नवजागरण का जो केंद्रीय भाव है वह कहते हैं कि वो बुद्धि तत्व है, बुद्धिवाद है। और हिंदी नवजागरण का केंद्रीय तत्व को वो कहते हैं रामविलास जी कि वो राष्ट्रवाद है, उसको राष्ट्रवाद के केंद्र में हिंदी नवजागरण की प्रक्रिया को मानते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र नवजागरण पर बात करें, मराठा नवजागरण पर, तो कहते हैं कि वहाँ जो है दलित चेतना है और समाज सुधार की भावना है। उसके बाद केरल के नवजागरण की बात करते हैं तो कहते हैं वहाँ भी दलित चेतना है। तमिल के नवजागरण की बात करते हैं तो उसके केंद्रीय तत्व को मानते हैं कि वो एक तो द्राविड़ चेतना है और दूसरा ब्राह्मणवाद विरोध की भावना है। ये अलग अलग जगह के जो समाज सुधारक या लेखक या बुद्धिजीवी अलग अलग नवजागरण के क्षेत्रों में जो काम कर रहे थे उनको ध्यान में रख करके उसके केंद्रीय तत्व की बात जो है वो करते हैं। जैसे ये जो है चलिए अच्छा उसको छोड़ते हैं। आगे जो मैं कहना चाहता हूँ कुछ और जो आगे कहना चाहता हूँ, जैसे कि वो हिंदी नवजागरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं जैसे देखिए हिंदी जाति की अवधारणा को वो कहते हैं जैसे मंगला जाति है, मराठा जाति है, तमिल जाति है, तेलुगु जाति है, केरल कन्नड़ जाति है, अलग अलग भाषा बोलने वालों का जो समुदाय है उसे वो जात के नाम से संबोधन करते हैं। ये अलग अलग भाषा क्षेत्र के जो लोग हैं वो अलग अलग जाति उनकी है, लेकिन हिंदी जात की अवधारणा इसके पहले नहीं दिखलाई पड़ती है। इसको डॉक्टर रामविलास शर्मा ही अपने लेखन से सामने लाते हैं। और हिंदी नवजागरण जो है वो बड़ी व्यापकता में फैला हुआ है, उसका बहुत व्यापक स्वरूप है। जैसे देखा जाए तो लगभग 9-10 प्रदेशों में हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये लगभग ये कहीं न कहीं उसका एक सिरा बंगाल से जुड़ता है, दूसरा एक उड़ीसा से जुड़ता है, उधर देखा जाए तो महाराष्ट्र से जुड़ता है, तमिलनाडु से जुड़ता है, केरल। एक हिंदी जाति का जो सवाल आचार्य रामविलास शर्मा जी उठाते हैं तो काफी व्यापकता में उसको भी अधूरी है। और हिंदी नवजागरण को वो मानते हैं कि हिंदी नवजागरण एक असमाप्त परियोजना है, समाप्त नहीं होने वाली परियोजना है। क्योंकि जब नवजागरण का संबंध चेतना से है, समाज से है, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन से है, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, ये नवचेतना, ये समाज सुधार की प्रक्रिया तो तब तक बनी रहेगी में जैसे नहीं स्थापित हो जाता, समानता की भावना नहीं आ पाती, भाईचारा नहीं विकसित हो पाता, भेद की स्थिति जब तक रहती है। क्योंकि रामविलास जी का पूरा साहित्य यदि आप देखें तो भेद से अभेद की तरफ बढ़ता है। जहां भी भेद है, जहां भी भेदभाव है, जहां भी असमानता है, उसके खिलाफ डॉक्टर रामविलास शर्मा जी आवाज़ उठाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनका पूरा साहित्य
साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी साहित्य, हम इसको इस रूप में कह सकते हैं। क्योंकि अब 1857 का जो संग्राम है, उस संग्राम को वो कहते हैं कि पहली बार उस संग्राम को आम जनता के द्वारा लड़ा गया। वो सिपाही विद्रोह था, और जो सिपाही होते थे वो किसान के बेटे थे, आम जन थे। सीधे सीधे उस आंदोलन से जनता का संपर्क था। ये एक बड़ी घटना है लोकतंत्र के लिए। और कहते हैं जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल हुआ, उसकी विफलता जो प्रमुख कारण थे, उस कारणों में वो मानते हैं कि क्या थे और सामंत थे, वो कहीं न कहीं वो अंग्रेजों के साथ जुड़ गए थे, उनके साथ मिले हुए थे, उस जन आंदोलन को वो कम थे। क्योंकि वो तो जानती थी कि अंग्रेजी राज्य हमें वह सुख नहीं दे सकता। क्योंकि डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि कुछ उसी तर्ज पर कहते हैं, अगर भारत में अंग्रेज न भी आए होते तब हिंदी नवजागरण और हिंदी चेतना का काम की प्रक्रिया जो है, उससे बेहतर स्थिति जो है आंदोलन से हम प्रेरणा, वहां से हम संचेतना ग्रहण कर रहे थे। और संग्राम के बारे में रामविलास जी कहते हैं कि उससे संघर्ष करके ही, लड़ करके ही एक राष्ट्रवादी की भावना जो है विकसित की जा सकती है। क्योंकि आने के पहले शहर था, वह लंदन के शहर से ज्यादा समुन्नत था। क्योंकि अंग्रेजों का जो मूल काम था, वह यहाँ से कच्चा माल वो अपने देश को ले जाते थे और वहाँ से बना बनाया माल भारत में सप्लाई करते थे। इस बात को भारतेंदु भी करते थे कि अंग्रेजों का जो शासन था हिंदुस्तान में, वो यही था कि जनता से दगा करो, उनको बांटो, उनको लूटो। तो वो हिंदुस्तान की स्थापना, समाजवाद और लोकतंत्र की स्थापना करने नहीं आए थे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्लासी के युद्ध के समय से जो नेटवर्क चूंकि मैं रुद्रपुर कमजोर रहता तो शायद वहां मजबूत नेटवर्क रहा था। महाविद्यालय में चूंकि अब काम से आना था तो हम सोचे यहीं से आपसे, तो मैं कहना कि प्लासी के समय से 57 से लेकर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ देश में व्यापार करने आई थी। जो 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जब यह महसूस कर लिया कि इस देश पर शासन करना इतना आसान नहीं है, शोषण की प्रक्रिया को, अत्याचार की प्रक्रिया को वो लंबे समय तक संचालित नहीं कर सकते। बाद में रानी विक्टोरिया का शासन आता है। तो उस दौरान भी देखिए भारतेंदु 7 वर्ष के थे जब ये 1857 का गदर युद्ध या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संचालित हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कठिन ये जो सिपाही विद्रोह है उस पर बात किया है और कहा कि जिन कहूं भारतवासी, कड़ा शासन था के भय से भारत जो है अपना सिर भी नहीं हिला सकते थे। तो जो लोग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को
प्रगतिशील दृष्टि से देखते हैं, जिनका यह मानना है कि अगर भारत में अंग्रेज न आए होते तो भारत आधुनिक। नेटवर्क की दिक्कत से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मैं समझ नहीं पाया था कि ये दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि संप्रेषणीयता और धारा पर भी बाधा पहुँचती है। मैं कहना चाह रहा हूँ, अंग्रेजी में, भारत में अंग्रेजी की प्रगतिशील भूमिका को मानने वाले, स्वीकार करने वाले बहुत से भारतीय साहित्यकार और उसके साथ साथ बंगाल के साहित्यकार, ज़्यादातर इतिहासकार ने अंग्रेजी राज की भूमिका को, की प्रगतिशीलता को स्वीकार किया है, को सकारात्मक माना है। लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इस स्थापना का खंडन करते हैं और कहते हैं कि भारत में अंग्रेज न आए होते तो भी भारत की जो अवस्था है वर्तमान अवस्था से बेहतर अवस्था में रहती, क्योंकि हम उसका प्रेरणा स्रोत लोक जागरण से वो ग्रहण करने की बात करते हैं और अंग्रेजों को लूटने की बात करते हैं। अब हम सीधे आते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। नेटवर्क भी डिस्टर्ब है, सहजता नहीं हो पा रही, तो थोड़ी बात हिंदी साहित्य के बारे में कि जैसे जागरण मंजिल को तो वो भक्ति काल को बताते हैं, लेकिन जो एक नए तरह का नवजागरण की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं वो 1870 का वो 1870 संग्राम में के हित में लड़ा जाने वाला संग्राम था और उसमें जो स्वदेशी का संकल्प हिंदू जी अपने पत्र संकल्प प्रस्तुत करते हैं, वह संकल्प यही है कि आज के बाद से अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और विदेशी वस्तुओं का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और विदेशी भाषा का भी इस्तेमाल आवश्यक होने पर भी करेंगे, लेकिन अपने स्वभाषा का वो विकास करने की बात करते हैं। जब भारतेंदु कहते हैं कि निज उन्नत है सब उन्नत को मूल, भाषा ज्ञान के मिटत न हिय का सूल। हिंदी तो देखा जाए तो पूरे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा, इसे दयानंद सरस्वती भी स्वीकार करते हैं, इसे स्वामी विवेकानंद भी स्वीकार करते हैं, इसे लोकमान्य तिलक भी स्वीकार करते हैं, इसे गांधी जी भी स्वीकार करते हैं, इसे सुभाष चंद्र बोस भी स्वीकार करते हैं। जो गैर हिंदी भाषी हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम जो पिछड़ी थी, महाराष्ट्र का नवजागरण इससे आगे था। उसके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक कथन है कि समाज, हिंदी साहित्य साधु संतों की कुटिया से राज दरबारों में चला गया था। भारतेंदु ने उस साहित्य को राज दरबारों से निकालकर जनता के आमने सामने खड़ा कर दिया और इसी क्रम में साहित्य की बदलते प्रवृत्ति पर आप देखिए तो चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हों, उसके पहले बालकृष्ण भट्ट हों, द्विवेदी जी हों, राम साहित्य के प्रेम हों, ये साहित्य के बदलाव की प्रक्रिया पर भी साहित्य की परिभाषा देश काल के अनुरूप देते हैं। जब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, तो साहित्य को हृदय की भावना के साथ जोड़ते हैं।
जब महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है, तो साहित्य जो है ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ जाता है, जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा महावीर द्विवेदी के काल को ज्ञान कांड ही कहते हैं। और उससे आगे जब देखिए, जब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ बदलता रहता है देश काल के अनुरूप, जैसे जनता की चित्रवृत्ति है उस तरह की साहित्य की चित्रवृत्तियां बनती रहती। फिर उसी क्रम में जब प्रेमचंद कहते हैं, हिंदी नवजागरण का देखा जाए तो जो चरम उत्कर्ष है वो प्रेमचंद के साहित्य में दिखलाई पड़ता है। जब प्रेमचंद कहते हैं कि अब साहित्य मनोरंजन और मन बहलाव का साधन नहीं है, अपितु जनता के आगे आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई। और सच में देखा जाए तो प्रेमचंद का साहित्य जनता को के आगे आगे मसाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई नहीं प्रेमचंद का साहित्य, अपितु निराला जी के साहित्य को भी आप कह सकते हैं। और इसका जो प्रस्थान बिंदु बनता है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जिसकी मान्यता है, उसको हम मानते हैं कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो के समय की जो खास विशेषता है, एक तो उस समय का पत्रकारिता हो चाहे देश सेवा हो, सब जो है एक में जुड़ गया था। साहित्य देश सेवा का कार्य हो गया था। उस समय के उनके गद्य को महादेवी वर्मा हसमुख गद्य कहते थे, उसे जिंदा दिल साहित्य कहा जाता था। भारतेंदु ने एक मंडल का गठन किया था जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता था, और उसके लिए लाला श्रीनिवास दास हो, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो, कानपुर से बालकृष्ण भट्ट हो, दिल्ली से राधाचरण गोस्वामी हो, एक तरह से मिर्जापुर से बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन हो, एक तरह से हिंदी क्षेत्रों के लिए भारतेंदु ने भारतेंदु मंडल का गठन किया। हिंदी क्षेत्र को काऊ बेल्ट कहा जाता था, पिछड़ा बेल्ट कहा जाता था, क्योंकि भारतेंदु के पूर्व जो है, जो रीतिकाल की धाराएं हमारे यहाँ थी, वो जनता के साथ, जनता के दुख सुख के साथ, उसके संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ साहित्य नहीं था। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने 14 वर्ष की अवस्था में बंगाल की यात्रा करते हैं, बैलगाड़ी से बंगाल की यात्रा करते हैं कहा जाता है, और वहाँ पर वो ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र आदि लेखकों से उनकी मुलाकात थी, बातचीत थी, पत्र व्यवहार हुआ करता था, और वो बंगाल के नवजागरण से प्रभावित थे। और बंगाल के नवजागरण से हिंदी नवजागरण का बड़ा गहरा रिश्ता है। एक तो बड़े पैमाने पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंगाल के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी नाटकों का भी किया, उन्होंने मौलिक नाटकों का भी किया, लेकिन बंगाल से भी कई नाटकों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, और वहाँ के लेखकों से पत्र और वहाँ के समाज सुधारकों से पत्र व्यवहार हुआ करता था। और आप जानते हैं कि हिंदी की जो पहली पत्रिका है उदंत मार्तंड, सन 1826 में वह बंगाल से ही प्रकाशित हुई। बंगाल के विवेकानंद का प्रभाव, उनके वेदांत दर्शन का प्रभाव सीधे सीधे निराला के साहित्य से हम जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि निराला के जो देखा जाए आध्यात्मिक गुरु वो स्वामी विवेकानंद ही थे। उनका बचपन बंगाल में ही बीता था। हिंदी नवजागरण और बंगाल नवजागरण का जो एक प्रमुख अंतर है वो हम यह पाते हैं कि धन्यवाद, वो हम यह पाते हैं कि
बंगाल का जो नवजागरण है, धन्यवाद गौरव जी, वह वहाँ के समाज सुधारकों के द्वारा किया गया, जबकि हिंदी नवजागरण का सूत्रपात यहाँ के साहित्यकारों के द्वारा गया। बंगाल और हिंदी के नवजागरण का मूलभूत अंतर ही है। वहाँ के नवजागरण के जो प्रहरी थे, अग्रदूत थे, राजा राम राय से लगायत विवेकानंद, रामकृष्ण तक, मुख्यतः वह समाज सुधारक थे। और हिंदी नवजागरण के चेतना के जो नेतृत्वकर्ता थे, अग्रदूत थे, भारतेंदु या उनके मंडल के सदस्य, वह मूलतः लेखक थे। यह हिंदी नवजागरण और बंगला नवजागरण का एक मौलिक अंतर दिखलाई पड़ता है। हिंदी नवजागरण की संकल्पना में अब भारतेंदु जी जैसे, भारतेंदु पर अगर हम बात थोड़ा और करें तो हम पाते हैं कि अब 18 साल की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया। एक तरह से देखा जाए हिंदी क्षेत्रों में जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, वो उसमें लोकतंत्र झलकता था, उसमें अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ विरोध झलकता था। हालांकि वो एक कठिन दौर था, वो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के द्वंद्व का समय था, जिसको आलोचकों ने कहा कि जो राजभक्ति थी वो अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थी, वो राजभक्ति रानी विक्टोरिया के पक्ष में थी। अंग्रेजों से तो उनका संघर्ष था, चूंकि वह कठिन समय था। ऐसे कठिन समय में सीधे सीधे अपनी बात कहने की गुंजाइश नहीं थी, बहुत कठिन दौर था। क्योंकि भारतेंदु की कवि वचन सुधा की, हरिश्चंद्र मैगजीन की, बाला बोधनी की बहुत सी प्रतियों को खुद अंग्रेज सरकार लेती थी, लेकिन बाद में जब उन्हें उसमें देशभक्ति की बू आने लगी तो उन्होंने उन प्रतियों को बंद कर दिया। तो एक तरह से अब भारतेंदु की जो भूमिका है, एक तो खड़ी हिंदी बोली को साहित्यिक रूप देने में भारतेंदु की महत्वपूर्ण भूमिका, हिंदी बोली को साहित्यिक रूप देते हैं। ठीक है, वो आगरा से, दिल्ली से व्यापार के माध्यम से वो भाषा आती है। और एक महत्वपूर्ण बात जिसे जो रामविलास जी कहते हैं, वो कहते हैं कि आधुनिकता का सूत्रपात एक तरह से वो 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी से ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि पूंजीवाद का विकास हिंदुस्तान में 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी से ही शुरू होता है, लेकिन वह पूंजीवाद औद्योगिक पूंजीवाद नहीं था, वह व्यापारिक पूंजीवाद था। तो व्यापारिक पूंजीवाद से ही आधुनिक हिंदी साहित्य के को लेते हैं। वो कहते हैं कि जब व्यापारिक पूंजीवाद हिंदुस्तान में शुरू हो गया था, तभी से वो हिंदी, बाद में वो औद्योगिक पूंजीवाद में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आधुनिकता का प्रारंभ व्यापारिक पूंजीवाद के समय से ही, अमीर खुसरो के समय से ही हिंदी साहित्य में माना जाने लगा है। इस तरह से जो लोक जागरण का पूरा काल है, पूरा का पूरा काल, वह सब भी कहीं न कहीं से आधुनिकता बोध से युक्त है, ऐसा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का मानना। और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को यदि आप देखें, अगर देखिए विस्तार से, तो भारतेंदु जी का जो काल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का काल है, निराला की साहित्य साधना, निराला जी की, निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु महावीर की, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद का साहित्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य। उसके आगे बढ़ के केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन तक की जो समीक्षा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी करते हैं, वो बड़े विस्तृत रूप में करते हैं। इस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदी क्षेत्रों में या हिंदी नवजागरण के क्षेत्रों में जो आत्मगौरव का बोध बढ़ाने का काम, उसको विस्तार से व्याख्यायित करने का काम, व्यवस्थित करने का काम, उसको उद्धरित करने का काम, उसको स्थापित करने का काम अगर देखा जाए तो हम मान सकते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया। जैसे भारतेंदु के ही संदर्भ में
अगर हम बात करते हैं, हम अपनी बात को 5-7 मिनट में समेटना चाहेंगे क्योंकि समय को मैं देखते हुए, जैसे हम मान सकते हैं कि एक तो स्वत निज भारत गहे, भारतेंदु लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1973। फिर भाषा की बात करते हैं, निज भाषा उन्नत है। तो जो भाषा में विषय वस्तु देखा, भाषा को देखा जाए तो खड़ी हिंदी बोली की स्थापना, विषय वस्तु को देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार की भावना, और इसके साथ साथ आधुनिकता का जो प्रभाव है वो जनता के पक्ष में जो साहित्य लिखा जाने लगा, रचा जाने लगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो आवाज भारतेंदु 1857 और ग्रहण करते हुए, वो आवाज एक देखा जाए तो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरुद्ध आवाज। भारतेंदु ने 17 नाटकों की रचना की थी, जिसमें 7-8 नाटक तो उनके जो अंग्रेजी और बंगला और संस्कृत नाटकों से छाया ग्रहण किए थे, और उन्होंने बहुत से मौलिक नाटकों की रचना की। वो मौलिक नाटक अगर देखा जाए तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न बहुत, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, अब पैदल विदेश चली जाती है अति ख्वारी। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। उसमें पहले पंक्ति में अंग्रेजी राज की विक्टोरिया रानी की राजभक्ति दिखलाई पड़ती है, क्योंकि वह मजबूरी है कहीं न कहीं। और दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, हमारे देश का धन विदेश चला जाता है, यही अत्यधिक चिंता की बात है। एक तरह से अंग्रेजी राज्य के यथार्थ का, शासन करने के यथार्थ पर एक सटीक टिप्पणी भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं। और कठिन सिपाही विद्रोह की बात करते हैं, निज भाषा उन्नत की बात करते हैं, और आप देखिए वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, और उनका ददरी वाला जो भाषण है, आप जानते हैं, जो बलिया में दिए हैं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अंधेर नगरी में पढ़ा जरा सा 10 मिनट बाद ऑनलाइन चल रहा। अंधेर नगरी में वो क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर खाजी, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। अब अंत में अंग्रेज राज को ही वह फांसी के फंदे पर लटका देते। एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल के साहित्य की जो जीवंतता है, जो जिंदा दिली है, जो देशभक्ति है, जो पत्रकारिता और साहित्य का एक होना है, जो भाषा की जिंदा दिली है, जो जीवन की जिंदा दिली है, जो आपसी सहमति और सहयोग के साथ एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारतीय सामंतवाद पर, जाति व्यवस्था पर भी कहते हैं कि टके से दे, जाति बदलते हैं, किस जात में होना चाहते हो, ब्राह्मण बनना चाहते हो तो इतना टका दो, क्षत्रिय बनना चाहते हो तो इतना टका दो, वैश्य बनना चाहते हो तो इतना टका दो। एक तरह से वो भारतीय समाज के अंतर विरोधों पर भी जबरदस्त उनकी टिप्पणी है। एक तरह से वो कबीर की परंपरा का अनुपालन करते हैं। और रामविलास जी ने तो भक्ति आंदोलन की तुलना यूरोप के क्रांति से की थी। उसी तरह से आप बंगाल के नवजागरण की तुलना भी फ्रांस के क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी उससे, उसकी तुलना आप कर सकते हैं, जिसका मोटो था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। लेकिन फ्रांस की जो क्रांति थी वह स्वतंत्र परिवेश में हुई थी, लेकिन बंगाल के नवजागरण पर सीधे सीधे औपनिवेशिकता का दबाव था, क्योंकि पूरी नवजागरण की प्रक्रिया औपनिवेशिकता के संरक्षण में ही होता है। लेकिन बंगाल के नवजागरण से
हिंदी नवजागरण का प्रभेद यही है कि जहाँ राजा राम मोहन राय से लेकर केशव चंद्र सेन तक अंग्रेजी साम्राज्यवाद का उतना खुल के विरोध नहीं करते, वो कहीं न कहीं से उससे प्रभाव ग्रहण करते हैं। वहीं हिंदी नवजागरण की जो प्रक्रिया है वह पूरी की पूरी अंग्रेजी साम्राज्यवाद से आप देखा जाए तो विरोध की प्रक्रिया है। उससे संघर्ष करके, इसको विद्रोह करके हम जो है हिंदी नवजागरण को स्थापित करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतेंद्र के कामों को अगर देखा जाए तो बहुत अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध में बहुत आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन उसको वहाँ तक बनाए रखते हैं। वो अंग्रेजों के शोषण की नीति जानते हैं, वो साम्राज्यवाद के विरोध में जाते हैं, वह रीतिकालीन प्रवृत्तियों के विरोध में अपने को खड़ा करते हैं। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से वो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारतीय सामंतवाद का विरोध की प्रक्रिया पूरे उनके कालखंड में दिखलाई पड़ती। उसके अगले क्रम में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखा जाए तो शुक्ल के बारे में एक आम धारणा ये बनी थी कि कहीं न कहीं से शुक्ल जी के साहित्य को हिंदूवादी या ब्राह्मणवादी साहित्य के रूप में उन पर उंगली उठाई जाती थी। लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक स्वतंत्र पुस्तक लिख करके यह सिद्ध किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी नवजागरण के बड़े पुरोधा हैं। हिंदी आलोचना के वो शीर्ष व्यक्तित्व, क्योंकि देखा जाए कि रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि तुलसीदास जो लोक हृदय है, जो लोकहित है, उसको ध्यान में रखते हुए हिंदी आलोचना के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल भी लोक संस्कृत की, लोक हृदय की, लोकहित की बात करते दिखलाई पड़ते हैं। और वो व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखते हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक इतिहास उन्होंने लिखा है। और एक तरह से वो देखा जाए तो उनका जो हिंदी साहित्य का वो इतिहास है वह खुद साम्राज्यवाद के विरुद्ध और सामंतवाद के विरुद्ध खड़ा दिखलाई पड़ता है। निराला जी का जो कविता है, चाहे चतुरु समार हो, चाहे बिल्लेसुर बकरिया हो, चाहे कुकुरमुत्ता हो, चाहे उनकी लंबी कविता राम की सख्त पूजा, सरोज सुमित तुलसीदास हो, देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो निराला का साहित्य है वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध और सामंतवाद के विरुद्ध दिखलाई पड़ता है। और हाँ करो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए किसान की जो चिंता है, दलित की जो चिंता है, निराला के साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। स्त्री की जो वेदना है, पीड़ा है, निराला के साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। इसलिए निराला जी छायावाद की सीमाओं और प्रवृत्तियों से आगे बढ़ करके प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप आ गया प्रगतिवादी 5 मिनट में और अपनी बात रखूंगा, समय हो गया है, बस मैं समेट रहा हूँ। प्रवृत्तिवादी रूप में निराला जी सामने आते हैं, इसीलिए भारतीय नवजागरण की प्रक्रिया में निराला को आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़ा स्थान देते हैं। मैनेजर पांडे सवाल जरूर उठाते हैं कि निराला में एक तरह से देखा जाए तो जो धार्मिक प्रवृत्ति है वह हिंदी नवजागरण के क्षेत्रों में आड़े आता है। लेकिन यह तो सच है कि निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित है, लेकिन अपने जीवन में और अपने लेखन में पूर्णतः ईमानदार रहे और उनका पूरा साहित्य साम्राज्य विरोधी और सामंत विरोधी साहित्य के रूप में आज हिंदी जनता उसे स्वीकार करती है, उसको मानती है। इस निराला की परंपरा को, मुक्तिबोध की परंपरा को हिंदी का जो बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है,
अध्यापक, प्राध्यापक और छात्र है, उसी परंपरा को से अपने को ज़्यादा जुड़ा हुआ और नज़दीक पाता है। इस क्रम में जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि मैनेजर पांडे सवाल उठाते हैं कि अगर मैनेजर पांडे जी और कुछ नामवर जी भी कुछ सवाल नवजागरण को लेके उठाते हैं, या रामविलास शर्मा जी के लेके एक बार डॉक्टर नामोर सिंह ने कहा था कि हिंदी आलोचना में तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, दूसरा और तीसरा जगह खाली है, चौथे स्थान पर कोई हो तो कहा गया कि चौथे स्थान पर कौन हो सकता है, तो माना गया कि वो खुद डॉक्टर नामोर सिंह हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में मैंने कुछ लिखा है, 2-4 वो कोटेशन, लेकिन वो उस पर बातचीत करने का समय नहीं है। हमने सोचा कि सीधे आपसे बातचीत करें बिना कोटेशन को पढ़े हुए। कहते हैं कि हिंदी उपन्यास में जो काम प्रेमचंद ने किया, हिंदी कविता के क्षेत्र में जो काम निराला जी ने किया, और हिंदी आलोचना के क्षेत्र में वही काम रामचंद्र शुक्ल को वो मानते हैं। इस क्रम में प्रेमचंद, मैनेजर पांडे जो ये सवाल उठाते हैं कि प्रेमचंद को अगर हिंदी नवजागरण की परंपरा में आचार्य रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि प्रेमचंद का जो साहित्य है वो सच्चे मायने में देखा जाए तो राजनीति के आगे आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई। प्रेमचंद को देखा जाए तो सेवा सदन से लेकर के गोदान और मंगलसूत्र तक उनका जितना भी काम है वह स्वाधीनता आंदोलन को ही केंद्र में रख के करते हैं। भारत के किसानों को, दलितों को, आम नागरिक को केंद्र में रख के करते हैं। आम नागरिक ही उनके उपन्यास और कहानी के नायक हैं। और एक तरह से हिंदू मुस्लिम का सवाल हो, चाहे हिंदी उर्दू का सवाल है, चाहे किसानों के संघर्ष का सवाल हो, श्रमजीवी जनता के संघर्ष का सवाल हो, जनता के दुख दर्द का सवाल हो, वर्ण व्यवस्था के विरोध का सवाल हो, छुआछूत का सवाल हो, धार्मिक अंधविश्वास का सवाल हो, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाने का सवाल हो, भारतीय सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने का सवाल हो, हिंदी उर्दू का सवाल हो, आस्तिक नास्तिक का सवाल हो, इन सारे सवालों पर हम देखते हैं, हम पाते हैं कि प्रेमचंद से बढ़कर कोई दूसरा मार्गदर्शक नहीं है। सही माने में हिंदी नवजागरण की चेतना का चरम विकास हम प्रेमचंद के साहित्य में ही पाते हैं। हेलो, हाँ, बस 2-4 मिनट और। इस तरह से प्रेमचंद का जो पूरा साहित्य है वह हिंदी नवचेतना का, नवजागरण का चरम बिंदु दिखाई देता है। वह स्वाधीनता का दर्पण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के बारे में जो बात कही थी कि अगर उत्तर भारत की समस्त जनता के रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा को जानना हो, समझना हो, तो प्रेमचंद से अच्छा दूसरा कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। और उसी क्रम में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, हिंदी के प्रगतिशील चेतना के दूसरे कवियों को आप देख सकते हैं। तो हम मानते हैं कि हिंदी नवजागरण की विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
हिंदी आलोचना को इतने विस्तृत और इतने व्यापक संदर्भों के साथ, हिंदी नवजागरण की चेतना को इतने विस्तृत और व्यापक संदर्भों के साथ, पूरी भारतीय नवचेतना के साथ जोड़ते हुए साम्राज्यवाद और सामंतवादी साहित्य के विरोधी साहित्य को खड़ा करते हुए मानवीय मूल्यों के साहित्य की रचना जिस सहजता और सरलता के साथ, वैज्ञानिक चेतना के साथ सहज और सरल भाषा में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो विस्तृत साहित्य प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह विस्तृत साहित्य हम सभी के लिए आगे आने वाला जो संघर्ष है, आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो संकट है, उन संकटों को निपटने के लिए एक अस्त्र है, हथियार है। और रामविलास जी को हमें पढ़ना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कबीर, तुलसी, जायसी को पढ़ना चाहिए। ये जो हमारी परंपरा के तत्व, भारतेंदु को चाहिए। इन परंपरा को ग्रहण करते हुए भी हम आगे का जो संघर्ष है, जो संकट है, वो बहुत चुनौतीपूर्ण है, हम देख रहे हैं। और उस संकट और हम तभी अच्छे ढंग से प्रस्तुत जब हम अपनी परंपरा की जीवंतता को इस संदर्भों के साथ महसूस कर पाएंगे, उसे आत्मसात कर पाएंगे और कृत्रिमता और बनावट की दुनिया से बाहर निकल सादगी और उच्च नैतिकता और सामाजिकता के और विचारधारा की दुनिया से जब हम जुड़ेंगे तो सही माने में, सही अर्थों में हम मानवीय हो सकेंगे और हिंदी साहित्य, हिंदी समाज, हिंदी जाति के साथ साथ भारतीयता की सेवा कर सकेंगे। रामविलास जी जो जाति का अर्थ जो नेशन के रूप में जाति का के उन्होंने उसको सीमित अर्थों में नहीं ग्रहण किया, उसको नेशनलाइज के अर्थों में ग्रहण किया। का विकास नहीं करेंगे, हिंदी भाषा का विकास करेंगे, हिंदी का विकास नहीं करेंगे, भारतीय नवजागरण की परंपरा अपने स्थान को फिर कहां बना पाएंगे। इसलिए समझता हूं कि बहुत गौरव जी, बहुत बढ़िया बात है सर, आपका हार्दिक धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि मैं तो 4-5 पेज कुछ लिख के भी लाया था उदाहरण संदर्भ, लेकिन हमने कुछ दिया नहीं इसमें से। हमने कहा कि ये तो किताबों में लिखा ही है, हम अपनी बातें आपसे कह सके। आपने ध्यानपूर्वक सुना, जो अगर आप कुछ अच्छाई आपको मिल सकी तो वो आपका है, जो कमियां रह गई वो मेरी है। आगे हम भविष्य में और बेहतर उसमें सुधार करके आपकी सेवा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गौरव जी ने अभी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आगे बोलना है गौरव जी तो बताएं, फिर उदाहरण ले, या तो फिर अपनी बात को बंद रखें, करें। अगर बातचीत तो मेरे ख्याल से पर्याप्त हो गई है, समय के हिसाब से आपने 40-50 मिनट कहा था, उससे कुछ ज़्यादा ही हो गई है।
और संदर्भ तो मैं बहुत लाया हूँ। अगर फिनिश दबा दीजिए। अच्छा, फिनिश, थैंक यू, धन्यवाद।